Hello friends, myself Neeraj Patel, proprietor of Venus Academy of Science, Subhanpura and Nucleus Science Academy, Karelipar. We know what is the situation right now due to the COVID-19. Classroom studies are not possible. तो हमारे इंस्टीट्यूट में यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। हमारे ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर है। आप ये नंबर पे हमको आपका नेम, आपका स्कूल का नाम और आपका मोबाइल नंबर सिर्फ मैसेज कर सकते हो। हम उसको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे जो भी क्लासरूम में जैसे लेक्चर्स लेते हैं वैसे ही लेक्चर्स लेंगे, उसको YouTube पे अपलोड करेंगे और वो जो लिंक होगी वो आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। आप वो लिंक घर बैठे खोल सकते हो और कोई भी टाइम पे अपने कन्वीनियंट टाइम पे आप वो वीडियोस देख के अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। 10th के जो स्टूडेंट हैं जो 11th साइंस में आ रहे हैं उनके लिए लेक्चर्स आप वहां पे हर एक तीन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो जो ऑप्शनल है सभी के लेक्चर्स आप वहां पे फाइंड कर सकोगे। तो बच्चों, ये जो सिचुएशन है उस टाइम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है और एडमिशन के लिए कोई जल्दी भी नहीं है। जब 10th का रिजल्ट आएगा तभी जाके आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल, क्लास कहां पर भी एडमिशन आपको लेना है। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, स्कूल्स ऐसे प्रेशर बना रही है कि भी आप रह जाएंगे, एडमिशन नहीं मिलेगा तो आप आगे फी पर यहाँ पे पे कर लो। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आप जब 10th का रिजल्ट आएगा तभी ठंडे दिमाग से सोचना कि आगे क्या करना है। तो अभी आपका स्टडी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हो और इसके लिए कोई फीस, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, फिर से रिपीट करता हूं, नहीं है। मैंने अभी 2 नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, वो नंबर पे आप हमको मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। मैंने बोला आपका नाम, मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम, सिर्फ इतना लिख के भेजोगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और फिर आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे और वो लिंक से आप ऑनलाइन स्टडी घर बैठे कर सकते हो। बरोबर है? ओके, तो बिल्कुल कोई भी पेशेंस रख के पैनिक नहीं होना है और ये आप नोट कर लो और हमको आगे मैसेज आप फॉरवर्ड करो तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज से। माई सेल्फ नीरज पटेल और मैं फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं ग्रुप में। तो हम फिजिक्स के लेक्चर्स आज स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी फिनोमिना हो रही है उसी को हमको सोचना है, लेकिन टेक्निकली, साइंटिफिकली। फिजिक्स सबसे, जब आप साइंस में आओगे तो आप पूछोगे कि भाई सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है, हाँ कि नहीं? तो समझो, सबसे पहले तो बोल दो कि आप जो इंटरेस्ट नहीं लोगे तो सभी डिफिकल्ट है और इंटरेस्ट लोगे तो सभी इजी भी है। बराबर है? लेकिन जब आप इंटरेस्ट लेके साइंटिफिकली, थोड़ा आपका आईक्यू लेवल भी होना चाहिए, आपके बेस भी क्लियर होने चाहिए। जो वो क्लियर है तो मैं बोल देता हूं आप जो हार्ड वर्क करेंगे तो सबसे इजी सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। और जो मानो कि आप कुछ नहीं करोगे तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी फिजिक्स ही है। बराबर है? तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना है साइंस में आने के लिए, और जो आप इसके लिए रेडी हो तभी आप साइंस चूज करना। नहीं तो मैं बोलता हूं कि आप साइंस मत लेना और कोई ब्रांच में चला जाए। जो आपसे मेहनत नहीं हो पाएगी तो आप न मत लेना। लेकिन जो आप रेडी हो कि हाँ भाई मैं हार्ड वर्क करूंगा, एकदम सिंसियरली वर्क करूंगा, बरोबर है, रोज का काम रोज करूंगा, सब्जेक्ट को डीपली समझूंगा, तो फिर आप साइंस में आपका वेलकम है। फिजिक्स सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ सोचने का सब्जेक्ट है। आप जितना उसमें डीपली अंदर घुसोगे, सोचोगे, उतना सब्जेक्ट आपको इजी लगता जाएगा। लेकिन जो आप इससे भागोगे तो ये तो एक राक्षस है, पूरा निगल जाएगा आपको। तो आपको तो जो फिजिक्स समझना है तो एकदम दिमाग बिल्कुल खुला रखना है। बरोबर है? आपके सराउंडिंग्स में जो भी फिनोमिना हो रही है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, वो सब आपको स्टडी करनी है। आप रेगुलर लाइफ में उसको यूज कर ही रहे हो, लेकिन आपने कभी उसको साइंटिफिकली और टेक्निकली आपने उसको सोचा नहीं है।
तो बस हमको फिजिक्स को इजी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर सोचेंगे बस मैं जो भी यहां पे बोलूंगा तो आपका एनसीईआरटी का जो लेवल है वहां से लेके मैं आपको जेडबलई मेन एडवांस तक ले जाऊंगा। आपका एक एक डाउट यहां पे क्लियर हो जाएगा, बरोबर है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो एक एक सेकंड का देखना है, आपको सोचना है, पूरा देख के सिर्फ देख ही नहीं लेना है, जैसे मूवी देख लेते हैं वैसे देख लेना नहीं है, उसको पूरा समझना है आपको। एक बार पूरा वीडियो देख लिया फिर सोचो, जहां पे आप अटके वहां पे फिर से एक बार देखो, बरोबर है। तो ये सब करोगे तब जाके ही आपको फिजिक्स क्या है वो पता चलेगा, बरोबर है। कोई भी डिफिकल्टी है तो ये फोन नंबर्स हैं, आप फोन करके भी मुझको पूछ सकते हो। जो ग्रुप है उसमें भी आप टीचर्स को भी पूछ सकते हो। वीडियो रिपीट करो और वहां से फिर से देखो, जहां से आपको पता ना चला हो तो भी आप समझ पाओगे, और तब भी कोई डिफिकल्टी है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो, बरोबर है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का कौन सा सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेक्चर्स नहीं दे रहा हूं, सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आपको साइंस में जो आपको आना है तो आपको सिंसियरली हार्ड वर्क करना है। रेगुलरिटी भी मेन है, सिंसियरिटी भी मेन है, हार्ड वर्क भी मेन है, और दिमाग भी चाहिए, बरोबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 11 साइंस। वेलकम टू साइंस, और हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकंड चैप्टर से, बरोबर है। देख लो एक बार, ये सबसे पहले पोज करके ये एक बार नोट कर लो तो आपको काम आएगा, बरोबर है। और फिर हम लेक्चर्स स्टार्ट करते आगे। तो चलो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या है चैप्टर का नाम, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई हमको पता है कि हमारे आजू बाजू जो भी फिनोमिनास हो रहे हैं उसको एक सर्टेन प्रॉपर्टी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है तो उसको सब प्रॉपर्टी होगी। तो हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने एक टेक्निकल नाम दे दिया और उसको हमने नाम दिया उसको बोल दिया फिजिकल क्वांटिटी। चलो अभी समर चल रहा है तो हमारे आजू बाजू क्या, अभी हमको गर्मी लग रही है थोड़ी, हाँ कि नहीं, तो सीधा दिमाग में आ गई हीट एनर्जी, और उसके साथ है यार दिमाग में क्या आया, टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप जो रूम में बैठे हो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वहां पे आ गया वॉल्यूम, उसका एरिया। आप बाइक चला रहे हो तो वो कितनी फास्ट कितना जा रहा है, स्लो कितना जा रहा है, तो उसके साथ आपने कनेक्ट कर दी फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम आपने वेलोसिटी दे दिया। आप उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो उसको आपने एक एक्सेलरेशन नाम दे दिया, बरोबर है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो तो उसके अंदर अमाउंट कितना, जो मैटर है वो कितना है, तो अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसको आपने मास का नाम दे दिया। जो टाइम है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो वैसे हर एक प्रॉपर्टी को हमने एक साइंटिफिक नाम दे दिया और उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, सो फिजिकल क्वांटिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट, बरोबर है। तो उसको बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। वैसे उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसे जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले चीज कि भाई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे। मैं किसी को बोलूंगा कि भाई आज का टेम्परेचर कितना हुआ, और टेम्परेचर क्या है, तो वो बोलेगा 44 सेकेंड। क्या ऐसा बोलेगा, नहीं, वो बोलेगा 44 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर उसको केल्विन में भी बोल सकता है या तो फिर फ़ारेनहाइट में भी बोल सकता है। मैं किसी को पूछूंगा कि भाई यहां से बड़ौदा से अहमदाबाद का डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बड़ौदा टू अहमदाबाद, तो कोई बोलेगा 100 किलोमीटर, कोई 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलने वाला है, 100 किलोमीटर। सो वी हैव डिफाइंड अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट to measure a distance, or that standard measurement is known as the unit of the physical quantity.
सो व्हाट इज द यूनिट? सो व्हाट इज यूनिट? तो भाई यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, व्हाट यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा उसको बोलेंगे यूनिट। तो हमने बहुत सारे यूनिट, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने एक यूनिट बनाया है। तो यहां पे चलो मान लेते हैं कि टाइम, तो टाइम का यूनिट कौन सा? तो हम उसको सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं, आवर में भी कर सकते हैं, डे में भी कर सकते हैं, वीक में भी कर सकते हैं, मंथ में, ईयर में, बहुत सारे उसके यूनिट्स हैं। मीटर है तो उसके भी हम बहुत सारे यूनिट्स हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी के, बरोबर है। तो हमने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट यहां पे डिसाइड किया, और उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम बोलेंगे यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ यूनिट शुड बी? तो भाई आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए आपने यूनिट बनाया, लेकिन यूनिट कैसा होना चाहिए, बरोबर है। तो सबसे पहला यूनिट, इट शुड बी डेफिनेट, इट शुड बी डेफिनेट। भाई उसका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बराबर, डेफिनेट, फिक्स होना चाहिए, वो चेंज ना होने वाला हो। सेकेंड, if any phenomena that defines unit should be permanent। तो भाई जो यूनिट है उसको डिसाइड करने के लिए हम समटाइम्स को फिनोमिना को हम बेस लेते हैं, तो वो फिनोमिना परमानेंट होनी चाहिए। चलो मान लेते हैं कि 1 मीटर, हम 1 मीटर जो डिस्टेंस का यूनिट आया वो ऐसा ही नहीं बना, उसके लिए हमने एक फिनोमिना लिया है। क्या भाई? कि भाई सनलाइट, कौन है? सनलाइट वैक्यूम में, कहां पर? वैक्यूम में डिस्टेंस कवर करेगा। कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा? तो 1/299792458 सेकेंड। सो 1 सेकेंड के इतने फ्रैक्शन में सनलाइट वैक्यूम में जो भी डिस्टेंस कवर करेगा उतने डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 मीटर। सो दैट इज द फिनोमिना विच डिफाइंस मीटर। तो वो जो फिनोमिना है वो कैसी होनी चाहिए? परमानेंट होनी चाहिए, बरोबर है। वो चेंज नहीं होनी चाहिए कि भाई वो सनलाइट के मूड पे डिपेंड करता है कि आज थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करेगा तो विंटर में थोड़ा ज्यादा करेगा, ऐसा नहीं। आप अभी मेजर करो या बहुत सालों बाद मेजर करो, वो तो सेम का सेम ही आना चाहिए। तो फिर हमने सेकंड यहां पे लिखा क्या? इफ एनी फिनोमिना दैट डिफाइंस द यूनिट, द फिनोमिनन शुड बी परमानेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन? द रेप्लिका ऑफ यूनिट मस्ट बी इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। सो तो भाई रेप्लिका का मतलब क्या है? तो भाई एक फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ एक ही यूनिट नहीं होगा, उसके बहुत सारे यूनिट होंगे, उसका हम शक्ल बोलेंगे। तो चलो हमको टाइम का यूनिट बनाना है, तो हमको उसका सेकंड भी बनाया, मीटर भी, मिनट भी बनाया और उसका आवर भी बनाया। डिस्टेंस चाहिए तो हमने मीटर भी बोला, सेंटीमीटर भी बोला, मिलीमीटर भी बोला, ऐसे बहुत सारे उसके यूनिट्स होंगे। तो चलो टाइम का पकड़ के चलते हैं कि टाइम का यूनिट कौन सा है? आवर है, मिनट है, सेकंड है। तो हमको टाइम है आवर में 2 आवर, और उसको हमको कन्वर्ट करना है मिनट में। तो क्या करेंगे? 2 × 60, इट मींस 120 मिनट। किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनट में। कोई बोलेगा कि नहीं मुझको तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अगेन we will multiply by 60 सेकंड एंड 7200 सेकंड। तो ये इजीली सेकंड में ट्रांसफर हो गया। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, लेकिन एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में आपको जो कन्वर्ट होना है तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए वो, बराबर है। तो हमको यूनिट ऐसे ही बनाना है कि हम एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में जाए तो हमको ईज हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो समझो कि मैंने मिनट के 60 पार्ट, आवर के 60 पार्ट करे, उसको बोला मैंने मिनट, उसका 60 पार्ट करा, उसको बोला मैंने सेकंड।
तो इजीली हम 60 मल्टीप्लाई करके आवर में से मिनट, मिनट में से सेकंड में जा सकते हैं। लेकिन मानो कि मैं होता अभी कि 1 आवर इज इक्वल टू 45.28 मिनट, किसी ने ऐसे डिफाइन किया होता कि भाई 1 आवर इज 60 मिनट नहीं होता, इतना होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 42.28 सेकेंड, तो 1 मिनट का इतना सेकेंड है, तो फिर अभी 2 आवर को सेकेंड में ट्रांसफर करो डायरेक्ट, तो आप इजीली नहीं कर पाओगे, आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बरोबर है। तो आपको यूनिट कैसे डिसाइड करना है कि एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में उसकी जो रेप्लिका है इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, बरोबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वो मैंने आपको समझाया। व्हाट इज अ यूनिट, मैंने आपको समझाया। यूनिट कैसा होना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया। अभी आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो भाई क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेस अलग अलग हो सकता है। हम जो डायरेक्शन से उसका जो क्लासिफिकेशन करें तो स्केलर और वेक्टर भी आ सकता है, बराबर है, जिसमें इंपॉर्टेंस डायरेक्शन का वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर, तो ऐसी क्वांटिटी भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो करने जा रहे हैं उसमें से जनरली सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी। बरोबर है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और सेकंड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलेंगे वो समझते हैं अभी। कि हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, मास, डिस्टेंस, टाइम, करंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आप 11th 12th साइंस में पढ़ने वाले हो। तो क्या सबके लिए यूनिट बनाना पड़ेगा अलग अलग से? सबके लिए यूनिट बनाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? सब फिजिकल क्वांटिटी तो यूनिट तो बनाना पड़ेगा। तो लेकिन सबके लिए एक पर्टिकुलर यूनिट हमको नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक एग्जांपल लेकर कि भाई हम देखते हैं कि कलर्स कितने हैं, पर बहुत सारे कलर है, बरोबर है, रेड, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, वायलेट, बरोबर है, इंडिगो, बहुत सारे कलर्स है। तो क्या हमको सभी कलर्स बनाने पड़ेंगे? हम प्रिंटर का एग्जांपल लेते हैं। क्या प्रिंटर जो भी प्रिंट करेगा फोटोकॉपी, उसमें तो सब कलर आते हैं, तो क्या उसकी जो कैटरिज होती है प्रिंटर में उसमें हमको सब कलर डालने पड़ेंगे? नहीं। पता चला प्राइमरी कलर्स कौन से वो आपको पता है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, या तो फिर येलो भी ले सकते हो आप। तो ये प्राइमरी कलर्स है। तो समझो कि कलर्स 3 ही नहीं है, बहुत सारे कलर्स है, तो फिर सब कलर बनाने पड़ेंगे? तो भाई जरूरी नहीं है। जो भी कलर्स है उसमें से लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स हम पकड़ेंगे, जो वो बना देंगे, तो उसका कॉम्बिनेशन कंपोजिशन कर करके अलग कलर्स हम बना सकते हैं। तो जो कलर्स लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स हम बनाएंगे उसको बोलेंगे फंडामेंटल कलर्स, और जो उस पर से जो बनाएंगे उसको बोलेंगे डिराइव्ड कलर्स। मतलब ऐसा होता नहीं, प्राइमरी कलर्स बोलते हैं और वो सेकेंडरी बोलते हैं, लेकिन यहां पे मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया। तो प्रिंटर में मेनली जो कलर कैटरिज होते हैं उसमें 3 कलर्स होते हैं, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन होके बहुत सारे कलर्स बनेंगे। तो यहां पे व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हिच आर द फंडामेंटल क्वांटिटी? लीस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज whose units are to be fixed, so we can obtain units of all other quantities, बरोबर है? तो उनको बोलेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज।
तो जो लिस्ट नंबर के हम यूनिट फिक्स करेंगे जिन क्वांटिटीज का, उसका नाम होगा फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एज फॉर एग्जांपल कौन होगा फंडामेंटल क्वांटिटी? मास, डिस्टेंस, टाइम, डैश डैश डैश। बरोबर है? तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम जो इसके यूनिट फिक्स कर देंगे तो इसका कॉम्पोजिशन कर करके हम और भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स हम गेन कर सकते हो। ओके, तो ये जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है और उसके जो यूनिट्स है केजी, इसका मीटर, इसका सेकेंड, ये जो है उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। बरोबर है? सो which are the fundamental, what is the fundamental quantities? The least number of physical quantities whose units are to be fixed so that we can find all units of remaining physical quantity. Such a units उसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन हुई? तो भाई क्लियर हो गया, क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities are called derived physical quantity। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल पे हम वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। तो हमने डिस्टेंस के लिए एक यूनिट डिसाइड किया m, मीटर। टाइम के लिए कौन सा लिया? सेकंड। टाइम के लिए सेकंड बनाया। तो वेलोसिटी के लिए कोई v बना देते हैं। तो भाई वेलोसिटी के लिए हमको कोई v बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि v नो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या इसको स्पीड बोल देता हूं मैं, इसको क्या बोलता हूं? स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बराबर कि नहीं? तो डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन ये दोनों पर से हम वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसलिए वेलोसिटी और स्पीड इज अ फिजिकल विच डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। सो इट इज द डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट होगा? डिराइव्ड यूनिट। बराबर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 तो फंडामेंटल क्लियर हो गया, डिराइव्ड क्लियर हो गया। अभी आगे जाते हैं कौन? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो भाई ये कौन? लिस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी जिसके यूनिट हमने फिक्स किए फंडामेंटली। ये कौन? डिराइव्ड, फंडामेंटल पर से जो बनाए वो क्वांटिटी। तो फिर ये कौन? तो भाई कुछ लोगों का ऐसा होता है कि किसी के घर खाने जाते नहीं है और किसी को अपने घर बुलाते नहीं है, वो अकेले ही रहते हैं। बराबर है? तो उनको हमने बोल दिया सप्लीमेंट्री। मतलब तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन है? तो इनके सिवा जो हमने पर्टिकुलरली स्पेशल क्वांटिटीज है जिसका हमने यूनिट बनाया है उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उसको यूनिट को बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो उसमें दो है, एक है प्लेन एंगल। कौन है? प्लेन एंगल। और उसका यूनिट, भाई उसका यूनिट होगा क्या? रेडियन। उसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। क्वांटिटी का नाम क्या है? प्लेन एंगल। बराबर है? एंड उसका यूनिट है रेडियन। उसका मतलब क्या है कि भाई एंगल मतलब ये एंगल थीटा। बराबर है? दो लाइंस के बीच में जो एंगल सबटेंड होता है उसको बोलेंगे प्लेन एंगल। एंड सेकंड इज अ सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। और उसका यूनिट है स्टीरेडियन। कौन सा है? स्टीरेडियन। इसको आप आरएडी भी बोल सकते हो और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। बराबर है? तो ये सॉलिड एंगल वो क्या है? वो ये दोनों चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ उसका नाम याद रखो, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है रेडियन और इसका स्टीरेडियन। और उसका डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। बराबर है? चलो ये तो अपना क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे यूनिट सिस्टम। व्हाट? यूनिट सिस्टम। सो व्हाट इज द यूनिट सिस्टम? So unit system is a way to use units. What is way to use the units? तो भाई समझो एक चीज,
कि कॉम्बिनेशन कैसा होता है कि हम अभी सीजन मैंगो की चल रही है, बरोबर, कैरी आम जो मिल रहा है उसकी सीजन चल रही है। अब आम का रस खाते हो किसके साथ? बाजरे के रोटले के साथ खाते हो क्या? हाँ कि नहीं? हम खिचड़ी खाते हैं तो क्या दाल के साथ खाते हैं? नहीं, वहां पे कॉम्बिनेशन है कि भाई जो आपने रस निकाला है, बरोबर है, आम का रस है, तो वो आप रोटी के साथ खाओगे या तो पूरी के साथ खाओगे। जो खिचड़ी है वो इसको कढ़ी के साथ खाओगे, जो दाल है उसको चावल के साथ या तो राइस के साथ खाओगे। तो एक कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर हमने अलग अलग एक ही फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस है तो उसके लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स है। टाइम है तो उसके लिए मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, आवर, ऐसे यूनिट्स है। मास है तो उसके लिए किलोग्राम, टन, ग्राम, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स है। तो सिस्टम जो है यूनिट की वो हम किस कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे उसी को बोलता है, इसको बोलते हैं यूनिट सिस्टम। क्या बोलता है? यूनिट सिस्टम। तो समझाता हूं मैं आपको कि भाई यूनिट सिस्टम में सबसे पहले कौन सी थी? तो फर्स्ट इज अ ब्रिटिश सिस्टम। कौन सी? फर्स्ट इज अ ब्रिटिश सिस्टम, और उसको बोलेंगे एफपीएस सिस्टम। उसका नाम क्या दूसरा? एफपीएस सिस्टम, बरोबर है, एफपीएस। तो समझो यहां पे फिजिकल क्वांटिटी कौन है? तो यहां पे फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस, मास और टाइम है इनिशियली, बरोबर है। जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक यूनिट सिस्टम डेवलप की जिसका नाम है क्या? ब्रिटिश सिस्टम, जिसका नाम है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम है, वहां पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले कौन कौन है? डिस्टेंस, मास एंड टाइम। तो उसमें डिस्टेंस किसमें मेजर करेंगे? तो भाई डिस्टेंस इज मेजर्ड इन फुट। मास किसमें मेजर करोगे? तो इट इज मेजर्ड इन पाउंड। एंड टाइम किसमें मेजर करोगे? तो टाइम आप किसमें करोगे? सेकंड में करोगे, बरोबर है। तो ये कॉम्बिनेशन के फुट, पाउंड, सेकंड, आप अभी भी यूएस में जाओगे तो वहां पे मास पाउंड में ही होता है, बरोबर कि नहीं? ओके। उसके बाद एक सिस्टम आई जिसका नाम क्या है? सीजीएस सिस्टम। कौन सी है? सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम में जो डिस्टेंस है वो कौन सा लिया? सेंटीमीटर। क्या नाम लिया उसको? सेंटीमीटर। जो मास है उसको क्या बोला? ग्राम। और जो टाइम है उसको तो सेकंड ही बोला, बरोबर है। तो सीजीएस सिस्टम में ये 3 यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो 3। फिर कौन आया? एमकेएस सिस्टम। कौन सा आया? एमकेएस सिस्टम। उसमें कौन आया? मीटर, किलोग्राम, बरोबर, और सेकेंड। तो यहां तक 3 फिजिकल क्वांटिटी थी। आपकी टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन और एक सिस्टम थी जिसका नाम है एमकेएस सिस्टम। यहां पे ये सब तो है, लेकिन एक और फिजिकल क्वांटिटी अंदर ऐड हो गई जिसका नाम था करंट। क्या था उसका नाम? करंट। और करंट का यूनिट कौन सा था? एम्पियर। कौन सा? एम्पियर। तो यहां पे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर सिस्टम भी अंदर आ गई थी। और लास्ट में फ्रॉम 1971 हम ये यूज कर रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या है उसका नाम? सिस्टम इंटरनेशनल। उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? एसआई सिस्टम। तो हम एसआई सिस्टम अभी यूज कर रहे हैं, और एसआई सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एसआई सिस्टम में टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन ये सिस्टम बनाई उसका मतलब क्या? तो पूरे 11th 12th में आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो समझो, आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, उसमें आपको बोला है कि आपको मास और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करना है। मास और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। मास आपको केजी में दिया है और डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दिया है, और फिर बोलते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन करो। तो क्या करोगे? डायरेक्ट कर ही दोगे? हाँ भाई, कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और उसका यूनिट लिख सकते हैं केजी इंटू सेंटीमीटर। लेकिन टेक्निकली फिजिक्स की लैंग्वेज में वो करेक्ट नहीं है यूनिट सिस्टम के हिसाब से। या तो फिर उसको पूरा सीजीएस में कन्वर्ट करके गिनो, या तो फिर उसको पूरा एमकेएस में कन्वर्ट करके गिनो।
मतलब मास केजी में था और डिस्टेंस सेंटीमीटर में था, तो या तो जो सीजीएस में काउंट करना है तो मास को ग्राम में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लिकेशन करो, और कोई बोला कि नहीं मुझको तो एमकेएस में कन्वर्ट करना है तो फिर केजी को तो केजी ही रखो मास में, लेकिन डिस्टेंस को सेंटीमीटर से मीटर कर दो और फिर मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये सिस्टम क्या बताती है कि आपको ये फॉलो करना है कॉम्बिनेशन। तो सेंटीमीटर है और आपको एमकेएस में सब बाकी की सब क्वांटिटीज एमकेएस में है, और सिर्फ डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक यूनिट सिस्टम है, बरोबर। आपको पूरे 11th 12th में ये याद रखना है और आपको ऐसे ही करना है। जो एमकेएस है, एसआई में, तो सब एसआई सिस्टम है, तो सभी यूनिट्स आपको उसमें कन्वर्ट कर देने हैं, बरोबर। या तो फिर सीजीएस में बाकी यूनिट है और एक ही यूनिट एसआई में है तो उसको उसमें कन्वर्ट करना है। हो गया क्लियर? तो देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, पोज करके आप उसको लिख सकते हो। वीडियो पोज करो और फिर उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा पिक्चर दिखेगा और उसको आप ये पूरा लिख सकते हो अपनी नोट्स में। नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बरोबर है। तो एक बार पोज करके इतना लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपने वीडियो पोज करके उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और ये जो लिखा हुआ है उसका पूरा आप नोट बना दोगे, बरोबर है। तो इसका पोज करो और स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, आपको चाहिए तो थोड़ा बैक जाके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई लास्ट सिस्टम कौन सी थी? एसआई सिस्टम, तो बरोबर। तो व्हाट इज एसआई सिस्टम? तो यहां पे लिखेंगे एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है? तो हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखेंगे, उसके यूनिट का नाम लिखेंगे और सिंबल। तो देयर आर 7 क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम व्हिच आर, फर्स्ट इज अ मास, और मास का जो यूनिट है उसका फुल नेम क्या है? किलोग्राम, और उसको हम लिखेंगे केजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केजी। सेकंड इज अ डिस्टेंस। क्या है भाई? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का हम क्या लिखते हैं? मीटर, तो उसका सिंबल क्या है? एम। थर्ड इज अ टाइम। आप डिस्टेंस की जगह पे लेंथ भी लिख सकते हो, चलेगा। लेंथ इज अ वन टाइप ऑफ डिस्टेंस, बरोबर है। ओके, तो टाइम कौन है? तो टाइम का कौन है बोलो तो? सेकंड, और उसका सिंबल क्या है? एस। फोर्थ इज अ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक करंट, उसका क्या है? एम्पियर। क्या नाम है उसका? एम्पियर, और उसका सिंबल हम क्या बोलते हैं? ए भी लिख सकते हैं, या तो फिर उसको ए एम ई ई आर ए भी लिख सकते हो। फिर कौन है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, बरोबर है। कौन है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो उसका यूनिट कौन सा है? केल्विन। कौन है? केल्विन। उसका कैपिटल के, या तो फिर उसको केल्विन फुल नेम में भी आप लिख सकते हो। फिर 6 कौन है? इट इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या तो फिर इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस, बरोबर। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसका क्या है? कैंडेला। क्या है उसका यूनिट का पूरा नाम? कैंडेला। उसको हम सीडी भी लिख सकते हैं, या तो फिर उसको कैंडेला भी लिख सकते हो। एंड सेवन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसका क्या नाम है? उसका यूनिट का नेम क्या है? मोल, और उसको सिंबल में लिखना है तो हम मोल लिख सकते हैं, बरोबर है। तो एसआई सिस्टम में टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है? 7। मास, डिस्टेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। These are the fundamental quantities and these are their units which are mass का किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर,
करंट का केल्विन, कैंडेला, मोल और उसके ये सब सिंबल है। तो अभी आपने ये तो देखा होगा, लेकिन अभी आपको चलो मैं कंफ्यूज करता हूं थोड़ा, बरोबर है। तो हमने यहां पे डेफिनेशन क्या दी फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द लीस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज कि जिसका हम यूनिट फिक्स करेंगे, बरोबर है, तो बाकी के यूनिट हम ऑब्टेन कर सकते हैं, उससे डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो फिर लिस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमको बनानी है, तो हर एक क्वांटिटी का एक यूनिट बनाएंगे। एक ही क्वांटिटी के दो फंडामेंटल यूनिट बना सकते हो आप एज पर द स्पेसिफिकेशन, जो भी साइंटिफिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसी के हिसाब से। क्या एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो यूनिट बना सकते हो? नहीं ना। तो देखो आपने तो बनाया, यहां पे मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, और यहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल। देखो आपको मैं कैसे सोचना है साइंस में, फिजिक्स में, वो आपको समझाता हूं। ये सब आपने पढ़ा और आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ तो फिर उसका मतलब आपने कुछ सोचा ही नहीं। तो सोचते कैसे है वो आपको समझाता हूं अभी। कि चलो मास आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई हम 8, 9, 10th में तो ये पढ़े थे और यहां पे तो ऐसा आया क्यों। चलो मास, व्हाट इज अ मास, डिफाइन इट। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी 8, 9 में शायद। The amount of substance in the object or body is called mass. Amount of substance उसको बोलेंगे mass। आपने कुछ ऐसा 8, 9, 10 में पढ़ा होगा शायद। तो फिर amount of substance तो यहां पर भी है और उसी को mass बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के हम फंडामेंटल हमने दो ले ली, मास भी और ये भी, और जो दोनों एक ही क्वांटिटी है तो दोनों के अलग अलग यूनिट क्यों, इसका किलोग्राम और इसका मोल। तो भाई उसका आंसर कोई सोच सकता है? बोलो क्या होगा? तो उसका आंसर ये है कि ये दो अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। तो मास क्या है? तो मास इज अ अमाउंट ऑफ रियल मैटर। तो मैं आपको बोल सकता हूं कि भाई चलो ये जो डस्टर है उसका मास क्या, तो उसके अंदर जो वुड है, ये उसका जो ये स्पंज है, वो सबका मिला के जो मैटर अंदर मटेरियल यूज हुआ है उसकी क्वांटिटी, उसको बोलेंगे मास। तो फिर ये कौन है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल है उसका यूनिट, इट इज नॉट द क्वांटिटी बट इट इज द नंबर, इट इज द नंबर। तो उसका डिफरेंस आप कैसे कर सकते हो कि भी चलो आप मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में जाके आप बोलोगे कि मुझको 1 kg बनाना चाहिए, 1 kg, और बोलोगे कि मुझको 1 डजन बनाना चाहिए, तो दोनों में फर्क है ना भाई। कि इस एक वो एक को आप क्या करेगा, वो आपको तोल के देगा, बरोबर, वो जो बैलेंस आएगा उसको आप उससे तोल के आपको देगा 1 kg, क्योंकि उसमें वो मास देता है आपको। और डजन में क्या करेगा, वो आपको गिन के देता है कि 1, 2, 3 अप टू 12, तो एक डजन में 12 बनाना सोगे तो वो आपको गिन के देगा। तो दोनों में फर्क इतना है, बरोबर है। तो ये क्या है? अमाउंट है, लेकिन नंबर का अमाउंट। व्हाट इज द नंबर? तो अमाउंट क्या उसका? तो 1 मोल इज इक्वल टू 6 पॉइंट, तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं अमाउंट ऑफ नंबर, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, बराबर है। तो डजन का मतलब क्या होता है? 12। वैसे ही 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, बराबर है। 1 मोल का मतलब ये होता है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? तो समझो, जब हम केमिकल साइंस में जाएंगे, बराबर है, तो वहां पे हम ऐसा बोलेंगे तो चलेगा कि भाई H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और फिर वो बनाएंगे मोलेक्यूल, किसका? वाटर का। तो वहां पे मैं ऐसा बोलूंगा H2O, मतलब मैंने 2 किलो हाइड्रोजन लिया, 2 kg हाइड्रोजन लिया, 1 kg ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिला दिया तो हो गया 3 किलो वाटर, H2O। क्या बोल सकते हैं ऐसा? नहीं, वहां पे हमको नंबर में जाना पड़ेगा। कैसे? मैंने 2 एटम्स लिए H के, हाइड्रोजन के, 1 एटम लिया ऑक्सीजन का, और दोनों कंबाइंड हुए तो 1 मोलेक्यूल बना, किसका? H2O का। तो वहां पे मुझको नंबर में बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो क्वांटिटी है उसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको बोलेंगे मोल। सो मोल which defines the quantity in a number. तो मोल is a amount of number 6.023 into 10⁻23। चलो बराबर है, आगे बढ़ते हैं। तो
हमने पढ़ा कि भाई हम एसआई सिस्टम में टोटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है 7। कितनी फिजिकल क्वांटिटी है 7। बराबर है। तो जो एसआई सिस्टम हमने यूज की तो उसके लिए अभी हमको यूनिट लिख ले तो हमको उसके लिए कुछ नॉर्म्स है जो हमको फॉलो करना पड़ेंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं नॉर्म्स टू यूज एसआई सिस्टम। क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको एसआई सिस्टम लिखनी है मतलब सभी यूनिट्स एसआई सिस्टम के हिसाब से लिखने हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो नॉर्म्स टू यूज एसआई सिस्टम। फर्स्ट, all units must be represented in symbol. याद रखो, what? All unit should be represented only in their symbols. Symbols में ही लिखेंगे, बरोबर है, याद रखना है। सेकंड चलो, no marks between or end of unit, बराबर है। एंड ऑफ लेटर्स ऑफ यूनिट, लेटर्स ऑफ यूनिट भाई कोई भी मार्क्स नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी कॉमा या तो फुल स्टॉप ऐसा नहीं होना चाहिए यूनिट के बीच में, क्योंकि हमको पता है कि चलो हम शॉर्ट फॉर्म में बहुत मानते हैं कि भाई MBA तो क्या बोलते हैं M.B.A, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म हमने कर दिया M.B.A। तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो किलोग्राम, तो उसका भी हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया K.G. तो भाई हमें इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे यूनिट लिख रहे हैं, तो ये चलेगा नहीं, हमको पूरा यूनिट ऐसे ही लिखना है kg। तो there is no mark between or at the end of letters of units। तो जो भी यूनिट है उसके लेटर्स है उसके बीच में या एंड में कोई भी सिंबल, कोई भी मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा आपको नहीं रखना है, बरोबर है। चलो थर्ड, फॉर प्लूरल फॉर्म, फॉर प्लूरल फॉर्म symbol should not be changed। बराबर है। तो भाई आप मानो कि 1 मीटर लिख रहे हो, ओके, तो फॉर 5 मीटर, फॉर डिस्टेंस क्या से लिखता हूं मैं, फॉर डिस्टेंस 5 मीटर, ये करेक्ट है, 5 मीटर्स ये गलत है, बरोबर है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 1 बॉय है उसको बोलेंगे बॉय, लेकिन जो मोर देन 1 है तो उसको बोलेंगे बॉयज, पीछे एस लगाएंगे। यहां पे ऐसा नहीं करना है आपको। 1 मीटर के लिए भी आप 1 m ही लिखेंगे और 10 मीटर के लिए भी आप 10 m ही लिखेंगे। सिंबल मस्ट नॉट बी चेंज्ड, बरोबर, इन अ प्लूरल फॉर्म। फोर्थ, any physical quantity is written in 1 ratio with its power, बराबर है। तो चलो कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एक ही यूनिट, कोई भी डिराइव क्वांटिटी है उसमें फंडामेंटल जो यूनिट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, एक ही फंडामेंटल यूनिट बार बार आ रहा है, तो उसको हम अलग अलग से नहीं बताएंगे, उसको एक ही रेशियो में लिखेंगे, उसकी पावर जितनी है उसके हिसाब से, बराबर है। तो फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं फॉर एक्सेलरेशन, किसके लिए, फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट कौन सा है, तो हमको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो फिर उसका यूनिट बनाएंगे मीटर पर सेकेंड, बराबर कि नहीं। एक्सेलरेशन जो है उसका वेलोसिटी का यूनिट कौन सा, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का पर सेकेंड, तो ऐसे लिखेंगे तो ये गलत चीज है। हम इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकंड रेज़ टू -2, तो ये करेक्ट वन है, बराबर है, हो गया क्लियर। और फिफ्थ वन, इफ यूनिट is on the name of scientist, चलो भाई यूनिट जो होता है कई बार कोई साइंटिस्ट के नाम पर से होता है, कि सपोज फोर्स किसने फाइंड किया, तो न्यूटन ने फाइंड किया, तो उसने उसको दे दिया अपना नाम, क्या दे दिया, न्यूटन। तो फिर हमको यूनिट यहां पे फोर्स लिखना है, तो इफ whole name, then first letter not capital, बराबर है। तो हम जनरली इंग्लिश में जो नेम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है, कैपिटल में लिख रहा है, लेकिन यहां पे समझो हम यूनिट में साइंटिस्ट का पूरा नाम लिख रहे हैं, लेकिन हम नाम नहीं लिख रहे, यहां पे साइंटिस्ट का नाम एज अ यूनिट लिख रहे हैं, तो आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं रखना है और पूरा नाम लिखना है, और ओनली सिंबल, और फिर जो आपको ओनली सिंबल रखना है तो ओनली फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, ओनली फर्स्ट लेटर आप कैसे लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे, बराबर है। तो फॉर फोर्स कोई लिखेगा न्यूटन या तो फिर एन, तो ये दोनों ये करेक्ट है। कोई यहां पे कैपिटल एन लिखेगा, कैपिटल NEWTON, तो वो करेक्ट नहीं है। आपको जो साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में नहीं रखना है, पूरा यूनिट आपको लिखना है, तो और जो उसका फर्स्ट यूनिट ही लिखना है, फर्स्ट सिंबल में ही लिखना है, तो उसका फर्स्ट यूनिट सिर्फ सिंबल में लिखो, बराबर है, और कैपिटल में लिखो। हो गया क्लियर। तो ऐसे सिस्टम्स में क्या है वो मैंने क्लियर कर दिया। ऐसा सिस्टम यूज करने के लिए नॉर्म्स क्या है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया पूरा, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतने तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो आगे के टॉपिक्स है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे और एक चीज आपको समझाता हूँ, थोड़ा जेडब्ल्यू नीट की तरफ लेके चलता हूँ। पहले दिन से थोड़ा शुरुआत करता है, थोड़ा अलग सा सोचते हैं कि भाई मैं आपको बोलूं कि चलो फिजिकल क्वांटिटी जो है, बराबर है, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, जगह कर लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ पे मैंने लिखा आपको वैसे तो कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 अमाउंट इन नंबर, बराबर है। यहां पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जगह कर दी मैंने, यहां पे पढ़ते हैं। कोई बोलेगा कि चलो मास, डिस्टेंस और टाइम, क्या इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हैं? तो हाँ भाई ले सकते हैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटी, बराबर है। चलो कोई बोलेगा कि भाई मैं मास, वेलोसिटी और टाइम, बराबर है। समझो अब मैं क्या समझाने जा रहा हूं, मास, वेलोसिटी और टाइम, इसको फंडामेंटल गिन सकते हैं। समझो आप नई दुनिया में आ गए हो और वहां पे अभी डिस्टेंस का इन्वेंशन हुआ ही नहीं है। आप एक नई दुनिया में आ गए हो और वहां पे अभी डिस्टेंस का इन्वेंशन हुआ ही नहीं है। पहले किसका इन्वेंशन हुआ? वेलोसिटी का, कि भाई कितनी स्पीड से जा रहा है वो। हाँ, फिर किसका हुआ? मास का, और फिर किसका हुआ? टाइम का। तो क्या आप इसको फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकते हो? बोलो। हाँ, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आप जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी डिसाइड करोगे उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनेगा कि उसमें से कोई और एक क्वांटिटी बन जाए। क्या बोला मैं, आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन थोड़ा समझो। मैं यहां पे
मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन करके क्या टाइम बना सकता हूं? नहीं। वेलोसिटी और टाइम का कॉम्बिनेशन करके मास बना सकता हूं? नहीं। मास और टाइम का कॉम्बिनेशन करके वेलोसिटी बना सकता हूं? तो नहीं। तो फिर आप ये तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी की कंसीडर कर सकते हो। समझा मैंने क्या बोला? कि जो भी क्वांटिटी को आप फंडामेंटल मान रहे हो उसी में से कॉम्बिनेशन करके उसी की कोई क्वांटिटी आप बनाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सभी इंडिपेंडेंट है, कोई भी क्वांटिटी बाकी रह जाती है तो आप उसको फंडामेंटल ले सकते हो। तो मैंने यहां पे मास, वेलोसिटी और टाइम तीनों को कंसीडर किया और उसमें से कोई भी दो लेके मैं तीसरी को डिराइव नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तीनों को फंडामेंटल ले सकता हूं। बरोबर है? लेकिन कोई मुझको बोलेगा कि मास, वेलोसिटी और मोमेंटम, मास, वेलोसिटी और मोमेंटम, क्या इसको मैं फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकता हूं? तो इसको मैं फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकता। क्यों? समझो। आप 9th में पढ़े होगे शायद कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने मास लिया एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी लिया एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और मोमेंटम भी फंडामेंटल लिया। लेकिन समझो, मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूंगा ना तो मोमेंटम आ जाएगा। जो मोमेंटम आ ही जा रहा है ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके, तो फिर मोमेंटम के लिए अलग से यूनिट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये जो ग्रुप है तीन का, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मान सकते। पता चला? हाँ कि नहीं? और एक एग्जांपल देता हूं। चलो, मैं यहां पे लिखता हूं डिस्टेंस, टाइम, मोमेंटम। क्या लिखा मैंने? डिस्टेंस, टाइम और मोमेंटम। क्या इसको मैं फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकता हूं? बोलो तो, बोलो। कोई भी दो का कॉम्बिनेशन करके तीसरा लेके आओ, हो सकता है ऐसा? क्या पता चल रहा है? तो समझो, मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगा तो वेलोसिटी आएगी, डिस्टेंस अवे करूंगा तो मोमेंटम और डिस्टेंस करूंगा, मोमेंटम और डिस्टेंस, तो मुझको टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि मोमेंटम हमको पता है। बरोबर है? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पे कहीं ना कहीं मास रह जाता है। मास किसके पास है? इसके पास। मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहां पे वेलोसिटी लिखेंगे तो उसको हम फंडामेंटल नहीं मानेंगे क्योंकि वेलोसिटी यहां से बन जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। लेकिन अभी तक मास तो है नहीं, तो इसके पास क्या मास है? तो हां, तो हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानेंगे। सॉरी, मान सकते हैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटी। हम ये जो ग्रुप है उसको हम एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हैं। बरोबर? लेकिन कोई ये बोलेगा कि भाई डिस्टेंस है, टाइम है और एक्सेलरेशन ले लेता हूं। कौन सा? एक्सेलरेशन। तो क्या इसको फंडामेंटल ले सकते हैं ग्रुप को? तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे तो हमको इसका यूनिट मिल जाएगा। तो फिर हमको एक्सेलरेशन के लिए अलग से यूनिट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता चला? तो ये जो है इस ग्रुप को हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते। तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी किसको लोगे? तो जो भी आप ग्रुप बना रहे हो उस ग्रुप में सभी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कोई भी दो का कॉम्बिनेशन, तीन का कॉम्बिनेशन चौथे के बराबर या दूसरे के बराबर होना नहीं चाहिए। जो हो जाएगा तो उसको आप फंडामेंटल नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दो को कंबाइन करके तीसरा मिल जाता है, तो फिर जो तीसरा है उसको फंडामेंटल लेने की जरूरत नहीं है। और जो नहीं हो रहा है ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन, तो फिर आप तीनों को फंडामेंटल मान सकते हो। बरोबर है? तो क्या बोला मैं? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बोला आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कैसे सोचना है वो मैंने आपको एक वे बताया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला पढ़ा कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, some certain characteristic or property are known as the fundamental quantity. Some standard measurement to measure quantity is known as the unit. बराबर? How unit should be? It should be definite. If any phenomena which defines unit, then it must be permanent. And third one, replica of the unit must be easily available. Classification of physical quantities, उसमें क्या पढ़ा? मेनली टू टाइप्स और थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है कि भाई हम सभी क्वांटिटीज के लिए यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वांटिटीज है उसमें से मिनिमम
लिस्ट नंबर की क्वांटिटीज निकाल के उनके यूनिट फिक्स कर देंगे तो हम बाकी की फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट डिराइव कर सकते हैं। तो जिसके हम फिक्स करेंगे उसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और उस पर से जो बनेंगे उसका नाम बनेगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। और जो रह जाते हैं हम थोड़े ऐड कर दिए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसका हमने दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने क्या पढ़ा, यूनिट सिस्टम, कि भाई हम यूनिट तो बनाए लेकिन किस यूनिट को किस यूनिट के साथ कंबाइन करना है, उसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप की, CGS, MKS, FPS और लास्ट में सिंस 1971 वी आर यूजिंग सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम, बरोबर है। और SI सिस्टम में टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, हियर द नेम, their units and their symbols, and here we have written some norms to use SI system। तो फर्स्ट क्या है, नॉर्म्स, तो ऑल यूनिट मस्ट बी रिटन इन सिंबल, बरोबर। सेकेंड, देयर वी शुड डू नॉट एनी मार्क बिटवीन और एट द एंड ऑफ यूनिट और इट्स लेटर। तो थर्ड वन, इन अ प्लूरल फॉर्म, जब एक से ज्यादा क्वांटिटी में आएगा और उसको मेजर करना है, सो सिंबल मस्ट नॉट बी चेंज्ड, बरोबर। फोर्थ वन, इफ एनी physical quantity coming repeatedly, then we have to write that quantity in one ratio with its power। तो एक्सप्रेशन में सेकेंड 2 बार आ रहा है तो उसको हम सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे या सेकेंड-2 लिखेंगे, लेकिन मीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे। एंड फिफ्थ वन, इफ द unit is in the name of any scientist and if we have to write the whole unit, we have to write the whole name of the scientist without giving first block letter, and if we want to write in a symbolic form then we will write only first letter but in capital, बराबर है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना। मैंने आपको आगे भी बोला, लेक्चर जो वीडियो स्टार्ट हुआ उससे पहले बोला, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपको अभी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉन्सेप्ट स्कूल, कोई भी क्लासेस, उसके प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आपका सिर्फ वीडियो, आपका मोबाइल नंबर है वो सेंड करो, नेम सेंड करो, हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे और फिर आपको हमारे जो वीडियो होंगे यूट्यूब पे अपलोडेड, उसकी आपको हम लिंक भेज देंगे और आप सभी लेक्चर्स देख पाओगे यूट्यूब पे, बरोबर है। और 10th का रिजल्ट आए तब तक आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, बरोबर है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में आगे बढ़ेंगे, एकदम डिटेल में जाएंगे, बरोबर है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में भी आपको समझाया कि भाई JEE तक का और नीट का भी टॉपिक यही है। JEE नीट ऐसा कोई अलग से नहीं है, एक क्या हवा खड़ा किया यहाँ पे, बरोबर है, कि क्या JEE अलग से नहीं होता भाई, सब है यही है। लेकिन आपको जो स्टडी है वो ज्यादा करना है, आपको प्रैक्टिस MCQ बहुत ज्यादा करना है, बरोबर है। जितना आप ज्यादा सॉल्व करोगे आपके फंडामेंटल्स उतने क्लियर होते जाएंगे और आपको इजी लगने लगेगा। लेकिन आप अलग से बोलोगे कि मैं अलग से JEE में जाऊंगा, भाई ऐसा होता ही नहीं है। 100% बोल देता हूं, ऐसा होता ही नहीं है, बरोबर है। तो आप सबसे पहले तो ये गलत फहमी दिमाग में से निकाल दो कि भाई NCERT की क्लास अलग होता है, JEE की अलग होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे आप एलिजिबल हो जाओगे एडवांस के लिए, JEE मेन के लिए, बरोबर है। तो कीप इन माइंड और ये पूरा पढ़ो ध्यान से। फिर से एक बार मैंने कहा, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसकी नोट बना दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। चलो बाय।